यू आर एक्चुअली एम्प्लॉयड दिखने वाले हो तुम, लेकिन हो तुम अनएम्प्लॉयड। ये पीवाईक्यू सीरीज इस तरीके से बनाई जा रही है कि दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यूपीएससी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ओईसीडी वाली डेफिनेशन। आप इस पे रजिस्टर कर लीजिए फ्री मॉक्स के लिए csctopper.com पे। ये इकोनॉमी का वीडियो है, ज्योग्राफी का वीडियो भी आने वाला है। समझते हैं सोशल मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। मतलब आप ब्राउन फील्ड में काम नहीं कर सकते। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी से निकाला गया है। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस। अगर एक्सपोर्ट हो ही रहा है तो काहे का क्लोज। यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद सीधी पढ़ेंगे। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम कौन से सेक्टर्स हैं और कैसे डिफरेंशिएट करना। मैंने बताया था क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के लिए थिंकर्स एंड क्विनरी एक्टिविटीज के लिए लीडर्स। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आई होप अभी तक आपने csctopper.com पे रजिस्टर जरूर कर लिया होगा, जैसा कि हमने इस सीरीज की पहले वीडियो में आपसे कहा था। अब ये सीरीज की पहली वीडियो है और इसी के साथ हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज की। ये पीवाईक्यू सीरीज इस तरीके से बनाई जा रही है कि आपको ये यूपीएससी के एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, उसके अलावा कोई और भी एग्जाम है अगर यूपीएससी से रिलेटेड, इवन द स्टेट पीएससी, वहां पे भी आपको ये हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स तो यार इंटरलिंक्ड हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में क्लोज्ड इकोनॉमी अगर पूछ रहा है तो दूसरे एग्जाम में क्लोज्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। दूसरी बात, हमने जैसा आपसे बोला था कि हम हर एक ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि इससे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। ये इस वीडियो में आप देखेंगे और उसके अलावा जो भी एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। यहां पे मैं बता दूं, कई सारे बच्चे इस डेफिनेशन में भी कंफ्यूज होते हैं, तो मेरी सलाह आपको यही है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। जस्ट बिकॉज आपको आता है आप इसे इग्नोर मत कर देना, क्योंकि कई बार वो माइन्यूट चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाते और अक्सर हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, तो बने रहिएगा थोड़ी देर वक्त तक। आप पाएंगे कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है इस वीडियो में, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि इट विल बी वर्किंग एज एन एसेट फॉर यू, ताकि आप यूपीएससी के पेपर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर गेन कर सकें इस वीडियो के थ्रू। ये एक सवाल है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। ये सवाल आया था यूपीएससी सीएसई 2011 और आपसे जैसा मैंने बताया था कि हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चंस को सोचना कैसे है। ठीक है, इसने दे दिया एक टर्म आपको, अ क्लोज्ड इकोनॉमी। समझिएगा इस चीज को, अगर मेरे पास आ गया ये क्वेश्चन। ऑल्दो ये बहुत आसान सवाल है 2011 का, स्टिल अब मेरे को सपोज आंसर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं सोचना शुरू करूंगा। मेरा लॉजिक ये कहता है, अब द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड। अगर मनी सप्लाई कंट्रोल्ड है तो ये बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। तो डेफिनेशन से लिंकअप नहीं कर पा रही। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेकिंग प्लेस, ठीक है भैया, हमारे पास हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो उसके लिए मैं पैसे प्रिंट कर रहा हूं या फिर बोरो कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्लोज्ड होगी कि नहीं ये चीज के लिए रिलेवेंट नहीं लग रहा। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, अगर एक्सपोर्ट हो ही रहा तो काहे का क्लोज्ड। देन द ऑप्शन नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। तो एक ऐसा घर है जहां पे पूरा बंद है, आगे पीछे सब जगह से बंद है, तो ना कोई हवा बाहर जा रही है ना कोई हवा अंदर आ रही है। ऐसे ही सपोज एक ऐसा देश है जहां से ना तो सामान बाहर जा रहा है ना तो सामान अंदर आ रहा है, देन वो कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके क्लोज एग्जाम्पल देखना चाहें, इट्स नॉट फुली क्लोज बट नॉर्थ कोरिया एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी का। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में बेसिकली व्हाट दे डू, दे फोकस ऑन द सेल्फ रिलायंस, कि भैया हमें अपना सब कुछ जो भी चाहिए हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी के अगेंस्ट में एक दूसरी इकोनॉमी आती है, दैट इज द ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर तो अभी तक आपने समझ लिया कि डी होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है। उसके अगेंस्ट में एक दूसरी तरीके की इकोनॉमी है, दैट इज द ओपन इकोनॉमी, जहां पे ट्रेड हो रहा है। इंडिया, यूएसए, ये सब ओपन इकोनॉमीज हैं। अब सोच के देखिए, अगर रेगुलर ट्रेड हो रहा है तो इट मींस
ओपन इकोनॉमी इज सपोर्टिंग द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए इकोनॉमी का ओपन होना बहुत जरूरी है, वरना बाहर की ना तो टेक्नोलॉजी आ पाएगी, ना बाहर का कैपिटल आ पाएगा, ना बाहर के लोग आ पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ओपन होना जरूरी है। और क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इन फेवर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग वही होती है, देयर इज द फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी हो गई? ट्रेड नहीं हो रहा है, इट मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ओपन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। अब अगर मनी सप्लाई फुली कंट्रोल्ड है, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इट इज? इट इज जनरली अ पार्ट ऑफ अ फीचर ऑफ द कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया इज वॉज द कमांड इकोनॉमी। नॉर्थ कोरिया, तो यहां पे क्या होता है कि मनी सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन करती है प्राइमरीली। तो दिस थिंग, ये चीज इसको सिग्निफाई करता है। केवल एक्सपोर्ट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? तो आपके देश से अगर सामान बाहर जा रहा है, तो वो जो सामान बाहर जा रहा है उसके बदले में आपके देश में पैसा अंदर आ रहा है। तो फिर जब केवल एक्सपोर्ट होता है, देन दैट इन दैट केस द इकोनॉमी इज इन ट्रेड सरप्लस, क्योंकि आपके पास पैसा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होता जा रहा है। आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये टर्म जनरली बजट के टर्म्स में यूज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जब खर्चा, एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है उससे ज्यादा का अगर उसको खर्चा करना है, तो व्हाट दे नीड टू डू, उनको वो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ये जो डिफरेंस है डी, इस डिफरेंस को हम कहां से लेंगे? या तो हम पैसा प्रिंट कर लें, आरबीआई से बोल दे भैया हमको पैसा प्रिंट करके दे दो, या फिर हम आरबीआई से बोलें रुक जाओ भैया अभी तुम पैसा प्रिंट मत करो, बहुत प्रिंट कर लिए, आराम कर लो। हम क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे। किससे बोरो करेंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं, देश के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन है वहां से बोरो कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो हम बोरो करते हैं, वो पैसा यूज करते हैं, अपने बजट का भरपाई करते हैं, एंड बाद में उसको इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में वापस लौटा देते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के बात करें डेफिसिट ट्रेंड, इंडिया का जो डेफिसिट ट्रेंड है वो ऐसा है। तो बेसिकली जो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये लेटेस्ट बजट से है। तो आप देखिए, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग, एंड 2020-21 से ये लगातार घट रहा है। तो अगर आपसे कभी 2020-21 से पूछ ले कि डेफिसिट ट्रेंड क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज रेगुलरली डिक्रीजिंग। बट अगर ये डिकेड वाइज पूछ ले तो आप बोलेंगे इट वाज फ्लक्चुएटिंग। तो ये गया, बढ़ा, फिर नीचे चला गया। ठीक है, एंड अब अगर हमारे पास डेफिसिट है तो हमें उसे फाइनेंस करना है, फाइनेंस करना है तो हमें पैसा चाहिए। तो हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग के इंडिया बजट के अकॉर्डिंग क्या सोर्सेज हैं? तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। दिस कंट्रीब्यूट टू द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा किससे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सोर्स है डेफिसिट फाइनेंसिंग का वो कौन सा है, तो आप इसको ये बताएंगे। ठीक है, यहां पे चलिए जब हमने ये चीज बात करी ली, तो लेट अस आल्सो नो अबाउट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन होती है? जहां पे प्राइवेट सेक्टर इज द बॉस। सोशलिस्ट सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट इज द बॉस। दिस दोनों बॉस हैं। ठीक है, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको इस चीज को ग्रैस्प करने में आसानी रहे। ओनरशिप, ओनरशिप किस चीज की? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the private sector owns the means of production. In the socialist economy, government owns the means of production. And mixed economy में दोनों ही ओन कर सकते हैं। यहां पे इनका मोटिव अगर कैपिटलिस्ट की बात करें तो इनका एक ही मोटिव तो है, अपना एक ही नारा, सारा प्रॉफिट हमारा। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर, या फिर आप कह लीजिए कि सोशलिस्ट सेक्टर, तो दैट इज फॉर द वेलफेयर, कि भैया हमको लोगों का भलाई करने। इसी बेसिस पे तो वो अपनी जो आइडियोलॉजी है जस्टिफाई किस बेसिस पे करते हैं? दे जस्टिफाई द आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कि भैया हम तुम्हारा वेलफेयर करेंगे। दैट इज द बेस एक्चुअली। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट जैसे कि यूएस अगर कंट्रीज हैं,
ठीक है, लेट्स से कि दिस इज द यूएसए, तो कैपिटलिस्ट का मेन रोल यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का रोल कितना है, मिनिमल है, ठीक है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमम है, गवर्नमेंट का पूरा होल्ड है। यहाँ पे देयर इज द बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइमरली उसमें केस में क्या होता है, जब मिक्स टाइप की इकोनॉमी जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो हम बड़े वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पीरियड है जो जब वो रिटर्न्स देना शुरू करेगा, वो बहुत सालों के बाद आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को इतने टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते थे, रोड बना के दे दी, रेलवेज बना के दे दी। अब उसके अराउंड जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दी गई, बेटा तुम प्रोडक्शन करो, तुम इकोनॉमी में ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तुम ये सारी चीजें करो, हम मेजर चीज संभालेंगे, तुम बाकी चीजें तुम संभालो। तो देयर इज द बैलेंस, ठीक है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में द वेल्थ इज कंसंट्रेटेड, यहां पे ऐसा एज पर द थ्योरी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइन बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर खाली उठा रखा है, उसका एक हाथ पड़ा हुआ है, कैपिटलिस्ट इज कंट्रोलिंग। सोशलिस्ट वाला गवर्नमेंट सेक्टर ने वो उठा रखा है। अगर दोनों मिलके उठा रखे हैं देन इट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये सवाल देखिए 2024 में आया था, कितना इजी सवाल, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की एक टेंडेंसी है कि जैसे ही हमने एग्रीकल्चर वर्ड देखा वी कैन स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। समझ लेते हैं कि ये वो कौन से सेक्टर्स हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट करें। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर इन 50, समझते हैं सोशल मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आप धरती से जुड़ के प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली नेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, और इसलिए इसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी कंसीडर होती है दैट इज द एग्रीकल्चर। आप प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर आप देखेंगे तो आप भाई आपने बीज डाल दिया, धरती के अंदर से पेड़ निकल के आया, आपका पौधा निकल के आया, एंड उसके बाद उससे आपकी क्रॉप्स जो भी चीजें हैं वो हो रही हैं, ठीक है। तो यू आर डायरेक्टली लिंक विद द नेचर इन द प्राइमरी। वाई वर्ड प्राइमरी, ये वर्ड यूज ही क्यों हो रहा है कि भैया ये प्राइमरी सेक्टर है, ये अगला सवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड प्राइमरी इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली आपको वो प्रोडक्ट्स देगा जिनका आगे यूज होगा दूसरी चीजों के लिए। दैट इज वाई दिस इज द प्राइमरी, दिस फॉर्म द बेस ऑफ द फर्दर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल शुगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी हैव द शुगर केन, तो शुगर केन प्रोडक्शन तो प्राइमरी एक्टिविटी होगी, लेकिन अगर आपको शुगर चाहिए तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाइप की प्रोसेसिंग होगी, सो दिस बिकम द सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज द प्राइमरी सेक्टर। दिस इज द डिफरेंस। जब आप नेचर से प्रोडक्ट खींच के निकालते हैं, मतलब ऐसा नहीं पकड़ के खींच रहे हो, इट मींस जब आप नेचर से प्रोडक्ट्स उगाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, लाइक माइनिंग आप एक्सप्लोर करते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन आप एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। बहुत सारे बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज करते हैं, यार मिनरल एक्सप्लोरेशन तो सेकेंडरी सेक्टर, नो दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, आप बना नहीं रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को निकालने के बाद आप उस पर कुछ काम करते हो। इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन, इन द नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, आप उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो। लाइक कॉटन फाइबर से आप यान बनाते, यान से आप क्लॉथ्स बनाते, तो यू आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ। दैट गिव्स द राइट टू सेकेंडरी सेक्टर। आपकी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं उनको सेकेंडरी सेक्टर में कैटेगराइज किया जाता है। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक तीसरा सेक्टर है, दैट इज द सर्विस सेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने गेहूं उगाया, ठीक है, गेहूं उगाया, अब क्या उसको घर पे तो रखोगे नहीं, अपने लिए उगाया नहीं था, तो आप ले जाओगे उसे मंडी ले जाओगे, मंडी ले जाओगे, वहां उसे बेचोगे, ठीक है। अब उससे पहले, अब उस बेचने का जिसने वो खरीदा आपसे, उसको एक गोडाउन में रखना पड़ेगा ताकि वो आगे बेच सके। तो इस टाइप की सर्विसेज जो हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं सस्टेन करने में,
they are the service sector. They are actually not producing the goods, rather they are actually providing the services to the primary and secondary sector. And that is why आप इसमें प्राइमरी अगर देखेंगे तो दे आर द इंटेंजिबल थिंग्स प्राइमरीली, ठीक है. देन दिस इज द टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज. एंड इसमें देखिए क्या है कि प्राइमरीली सर्विस सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर को सिनोनिमसली यूज करते हैं. तो अगर स्पेशली यूपीएससी ने अलग से मेंशन नहीं कर रखा है तो अगर टर्शियरी है तो आप उसे सर्विस मान लेना, सर्विस है तो उसे टर्शियरी मान लेना, ठीक है. एंड ये दोनों इसके अंदर में ही मान लेना. अगर नहीं लिख रखा है, अगर लिख रखा है तब आप इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हो. ये क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं. टर्शियरी सेक्टर, एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है. सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं. दिस इज द सर्विस सेक्टर. टर्शियरी एक्टिविटीज, इसमें कुछ टर्शियरी एक्टिविटीज हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्वीनरी एक्टिविटीज, ठीक है. इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स, जो भी ट्रेड वगैरह होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, अर्बन सप्लाई हाउसेज, रूरल मंडीज. अब रिटेल ट्रेड में अर्बन, रूरल, रूरल में पीरियोडिक मार्केट, स्टोर्स, स्ट्रीट पॉडकास्टिंग, स्ट्रीट पॉडलिंग, पीडीएस, यहाँ पे चेन स्टोर्स, मॉल ऑर्डर, दिस पीडीएस. ट्रांसपोर्ट में रिटेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर, एयर. अब ये सारी चीज़ें ना आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं. ये लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये ध्यान रख लेना, ये टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है. अब आता है क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी. यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज है, कौन सी क्वीनरी एक्टिविटीज है. एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये बस याद रख लेना. दिस इज रिलेटेड टू द लीडर, दिस इज रिलेटेड टू द थिंकर. थिंकर क्या करता है? थिंकर सोचता है, थिंक एंड इनोवेट. इंफॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च, R&D बेस्ड, तो रिसर्च करता है, चीजें बनाता है, इनोवेट करता है. तो दैट इज द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ठीक है. साइंटिस्ट वगैरह सब इसमें आते हैं. कुछ लोग हैं स्पेशलिस्ट हैं, दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर द पॉलिसी मेकर्स. तो वो जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं दे आर इन द क्वीनरी एक्टिविटीज, ठीक है. तो ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की. प्राइमरी सेक्टर, इट इज द नेचर बेस्ड वर्क, अर्थ बेस्ड वर्क, फोकसेज ऑन रॉ मटेरियल्स. If it touches the earth, like farming, fishing, mining, forestry, it is a primary sector. It is directly connected to nature. It is related to the extraction of resources. और इंडियन इकोनॉमी का लगभग 16% ये जो इंडियन जीडीपी है उसका 16% प्राइमरी सेक्टर को डिवोटेड है फिलहाल, जो उसका कंट्रीब्यूशन है. देन दिस सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज द फैक्ट्री बेस्ड वर्क. मेक एंड मॉडिफाई इज द की हियर. Take raw material and transform them into finished products through manufacturing. Transform raw material, create finished goods. और इसका परसेंटेज लगभग 29% है, ठीक है. टर्शियरी सेक्टर, people and digital services. This help and support sector provides services rather than physical goods like banking, IT, healthcare, education, service focused work. No direct goods produced, 55% of the Indian economy. अब हमने ये चीज़ समझ ली. अब हम समझते हैं इस सवाल को. तो मेरे सामने ये सवाल है, अब मेरे लिए करना कितना आसान हो गया. स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. वीट अगर प्रोड्यूस किया है, इसको हम स्टोर कर रहे हैं. वीट प्रोड्यूस तो हमको पता है ये प्राइमरी है, लेकिन स्टोर करते समय क्या हम इसमें कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी नहीं हुआ. हम इसे स्टोर कर रहे हैं. तो बेसिकली हम इस सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को क्या दे रहे हैं? हम सर्विसेज दे रहे हैं. तो स्टोरेज इज नॉट सेकेंडरी, इट इज द टर्शियरी. तो ये गलत हो गया. डेयरी फार्म, जानवरों को पालते हैं, ठीक है. तो डेयरी फार्म में दैट इज द प्राइमरी सेक्टर. यू आर रिलेटेड टू दी लाइक प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, दूध वगैरह वहां पे मिलता है. मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. आप क्या करते हैं? धरती से सीधे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. वीविंग क्लॉथ, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. तो मेरे से पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंसिडर हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है. ओनली 2 विल बी द राइट आंसर. ये 2024 का सवाल है. ये CSE 2022 का सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी. ठीक है, अलग अलग सेक्टर पढ़ते हैं, रियल सेक्टर की बात भी कर लेते हैं. This is the real sector. Real sector
और फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर क्या है? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट डील्स विद फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो इकोनॉमी का पार्ट है वो दैट इज द रियल सेक्टर। लेकिन उसके अराउंड जो पैसा रिवॉल्व कर रहा है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली जो चीजें हो रही हैं, दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। मेन एक्टिविटीज की बात करें तो रियल सेक्टर में प्रोडक्शन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यहां पे बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट लैंडिंग, ये सारे काम हो रहे हैं। पैसों से रिलेटेड जब भी फ्लो हो रहा है, अगर पैसों का फ्लो हो रहा है कहीं पे प्रॉपर वे में और सारा काम उसी के अराउंड है, देन दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन चीजों का भी मूवमेंट हो रहा है साथ में, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, देन दैट इज द रियल सेक्टर। की फोकस, इसका मेन फोकस है फिजिकल एसेट, फैक्ट्रीज, लेबर, रॉ मटेरियल, इसका मॉनेटरी एसेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लोन्स एंड बैंकिंग। एग्जांपल ले लीजिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। मेजर प्लेयर्स इसमें फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन वगैरह। यहाँ पे इन्वेस्टर, बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर्स, ये एटसेट्रा आते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अब हम उस हिसाब से देखें अगर, तो रियल सेक्टर की बात करें, फार्मर हार्वेस्टिंग दियर क्रॉप, क्या ये रियल सेक्टर होगा उस डेफिनेशन के हिसाब से? यस, ये होगा। टेक्सटाइल मील्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक, क्या ये रियल सेक्टर यहाँ है? कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, क्या ये रियल सेक्टर है? एज पर द डेफिनेशन नो। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 और 2 ओनली होगा। तो ये 2022 का ये सवाल था, विच इज द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सीधा सा यार ये तो लॉजिक बेस्ड भी कर सकते थे, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता था ना तो भी लॉजिक लगा सकते थे कि यार कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करी होगी। हाँ भैया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हम करेंगे तो भैया डेफिनेटली इसका प्रमोशन होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस तो बात ही चलती है हमेशा। इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आप लॉजिक बेस पे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए नॉलेज पहले से चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो देख लो, किसी भी कंडीशन में सपोर्ट कर रहा है तो आंसर यस कर दो, सिंपल सा है। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब जो दूसरे एग्जाम से यूपीएससी के, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, आईईएस, एनडीए एटसेट्रा, इसके सवाल हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर देखो यार आप इससे रिलेटेड टेस्ट देना चाहते हो तो आप फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज CSEtopper.com पे आप रजिस्टर कर लेना, आपको यहां पे इससे रिलेटेड टेस्ट्स भी मिल जाएंगे। सीडीएस 2022 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, लगाते हैं, समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। दिस इज द जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज मार्केट वैल्यू। तो भैया जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो किसके लिए काम करते हैं? दे वर्क फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए कमोडिटी प्रोडक्शन इस हिसाब से करते हैं कि जहां से उनका प्रॉफिट हो, दैट दे आर मेनली फोकस्ड अपॉन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसे केस में तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अब पता है क्या होता है, कई सारे बच्चे ना यहां पे एक चीज समझ लेना, क्वेश्चन करते समय किन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ते नहीं है, मेरे को दिख गया इसका आंसर होगा, ठीक है, और तुरंत टिक कर देते हैं। नहीं, ये स्ट्रेटेजी गलत है, इसमें आपके गलत होने के चांसेस, आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन तो आपको चारों ही देखने होते हैं, हमेशा देखने चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है। जो वर्स्ट है उसे काट दो, सेकंड वर्स्ट को काट दो, उसके बाद जो 2 बचे उसमें बेस्ट चूज कर लो। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इन द प्राइवेट हैंड, कैपिटलिस्ट में तो यही होता है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स, यही होता है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, इज सपोजिटली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ये चीजें होती हैं कमांड इकोनॉमी में, ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, या फिर कह लीजिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। ये एक आपके लिए सवाल है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी। मैंने देखो आपसे चीजें डिस्कस कर ली हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कर दीजिए। कर दिया पोस्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं?
वो चीजें जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दे आर ओन्ड इंडिविजुअली। जब इंडिविजुअली ओन होता है तो किस में होता है? दैट इज इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि सोशलिस्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। मिक्स्ड में दोनों ही ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों अपोजिट है। यहां पे इंडिविजुअल नहीं ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। यहां पे इंडिविजुअल ओन करता है, तो इन दैट केस इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, हमने आपको डेफिनेशन बता दी, चीजें समझ ली। सीपीएफ 2011 का बड़ा प्यारा इजी सवाल है। अब इस तरह के सवाल भी यूपीएससी पूछता है, तो आपको आना चाहिए। Among the following countries, where did the idea of social market economy emerged in 19? Social market economy का मतलब ही है it is the best of both worlds, that is the capitalist and socialist का बेस्ट निकाल के एक साथ इंटीग्रेट कर दो, ताकि लोगों का भी भला होता रहे, इकोनॉमी भी बढ़ती रहे, कंट्री बढ़ती रहे, कंट्री स्केल अप करती रहे, एंड लोगों का भी भला होता रहे। लोगों का भला प्राइवेट सेक्टर नहीं सोचेगा, लोगों का भला गवर्नमेंट सेक्टर सोचेगा, तो दोनों को बैलेंस कर दिया जाए। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, सोशल केयर गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, तो कंबाइंस मार्केट फ्रीडम विथ स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, प्रोटेक्टेड राइट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लेबर प्रोटेक्शन गारंटीड, ये कौन करेगा? गवर्नमेंट का काम है। पब्लिक प्राइवेट बैलेंस, स्ट्रेटेजिक मिक्स ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट ओनरशिप, एंड लीडिंग एग्जाम्पल जो यहाँ से जहाँ से शुरुआत हुई, दैट वॉज द जर्मनी। इट वॉज द पाइनियर ऑफ द सोशल मार्केट मॉडल। देन फ्रांस, स्वीडन उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका कह लीजिए, कैपिटलिज्म विद अ ह्यूमन टच। एक ऐसा कैपिटलिज्म जहां पे ह्यूमन टच है, ये ह्यूमन टच गवर्नमेंट देगी, ये कैपिटलिज्म प्राइवेट सेक्टर देगा। ठीक है, तो देयर इज द फ्री कंपटीशन ओवर हियर। गवर्नमेंट फ्री कंपटीशन तो अलाउ करती है, बट एट द सेम टाइम मार्केट इस तरीके से रेगुलेट करती है कि मोनोपोली ना हो पाए। क्योंकि जब भी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली होगी, इस टाइम पे यही तो हो रहा है। अगर आप इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर देखें तो आपको कितने नाम समझ में आते हैं आपके सिम कार्ड के लिए? सोच के देखिए, 3-4 प्लेयर्स दिखते हैं। अब जब यही प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं तो प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, और यू नो कि कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देयर इज द मोनोपोली हो रही है, ऑल्दो फिर भी वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक ही पर्सन को डाल दिया जाए, सपोज इंडिया में केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए पूरा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हैंडल करने के लिए, तो वो जो प्राइसेस मांगे आपको देना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, अदरवाइज बिना फोन के रहो, और बिना फोन के तो हम रह नहीं सकते। तो मोनोपोली पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राइवेट सेक्टर तो चाहता है कि भैया हम मोनोपोली कर लें, लेकिन पब्लिक सेक्टर नहीं पब्लिक नहीं चाहती कि भैया वो मोनोपोली करे, क्योंकि पब्लिक के हित में नहीं है। ठीक है, सोशल वेलफेयर दैट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट बैलेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज इन 1950? दैट वाज द जर्मनी। अब ये देखो यार, 2022 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल नहीं है। ऐसा सवाल आ जाएगा, हम जनरली इस टाइप के सवाल इग्नोर कर देते हैं, बट अगर सीडीएस में पूछ रहा है तो यूपीएससी में कब पूछ दे कह नहीं सकते। हमको लगा ये क्या सवाल है, क्या मतलब है यूपीएससी का? तो ऐसे सवाल इसलिए छोड़ने नहीं है, इस टाइप के सवाल हैं, हमें इसका मीनिंग पता होनी चाहिए। अब कल की डेट में आपसे सोशल मार्केट इकोनॉमी के लिए पूछ लेगा, ठीक है, और हम अक्सर कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज द सोशल मार्केट इकोनॉमी विद द सोशलिज्म, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी आईईएस 2023 का सवाल था। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, टर्शरी सेक्टर में कौन सी आती हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग, कोई मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे, टर्शरी सेक्टर में जी सर आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आती है, जी सर आती है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइन कर रहे हैं, धरती से जुड़ के कर रहे हैं, तो फिर व्हाट इज इट इज द प्राइमरी सेक्टर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अर्थ, फैक्ट्री, पीपल, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अर्थ का इन्वॉल्वमेंट है, आई मीन टू से कि यू आर एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इन सम फॉर्म और द अदर, देन दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। अगर आप उन चीज़ों का यूज करके फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं, देन इट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। एंड
लोगों का, पीपल एंड डिजिटल सर्विसेज, जहां पे आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस तरह से है, देन दैट इज द सर्विस सेक्टर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस एक्टिविटी में माइनिंग एंड क्वेरिंग इज रिलेटेड टू सीधा सा अर्थ पे आएगा, एंड दैट इज वाई इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली। और ये CIES 2023 का सवाल है। देखें कितने इजी सवाल भी कई बात है और बच्चे गलत करके चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर? अगेन ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन। ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर है? इट इज द टर्शियरी सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, अब उसके बाद CD पढ़ेंगे। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हम तो चारों ऑप्शन जरूर देखेंगे, गलती नहीं करेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर। इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर। एंड देन ओनली आई विल क्लिक B। हम कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं ना सर कि गलतियां बहुत हो रही हैं, वो गलतियों के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि भैया हमको मान लो पहला वाला दिख गया कि ये मेरा आंसर है, मैं तीनों ऑप्शन देखता ही नहीं हूं, क्या पता अगला ऑप्शन बेटर ऑप्शन हो। आप चारों ऑप्शन को देखिए और काट दीजिए, भैया तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तो तुम ही हो। ठीक है, अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट इन ऑल रूरल सेटलमेंट? तो इन जनरल देखो, ये तो आप भी जानते ही हो, कॉमन सेंस की बात है भाई। रूरल सेटलमेंट में वहाँ गांव के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही पे काम करते हैं। देन एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। क्वाटरनरी क्या है बताइए, आप सोच के देखिए। लीडर वर्सेस थिंकर, कौन सी एक्टिविटी में क्वाटरनरी आता है, ये आपका सोचना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एक्टिविटी? फार्मिंग, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। वीविंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो टर्शियरी एक्टिविटी इज द ट्रेडिंग वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D। अब देख रहे हैं, अब हमने समझ लिया, अब उसके बाद तो क्वेश्चन सीधे सीधे बहुत इजी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, देन ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस आर इंक्लूडेड अंडर द सेकेंडरी सेक्टर एज पर द नेशनल इनकम अकाउंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सेल्फ एवेल्युएशन के लिए। आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये CAPF 2017 का सवाल है। द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज बिलोंग टू। अब देखो दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, एग्रीकल्चर किस में, सर्विसेज किस में है। तो एग्रीकल्चर हमें पता है दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, सर्विसेज किस में है, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी एंड टर्शियरी रिस्पेक्टिवली, ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं अब अगले ऑप्शन भी चेक कर लूंगा। प्राइमरी, एग्रीकल्चर वाला प्राइमरी है, लेकिन सर्विसेज सेकेंडरी नहीं है, तो मैं इसको काटूंगा। ये काम मेरे को करना है, मुझे पता है मेरा पहला आंसर होना चाहिए, स्टिल मैं ये काम करूंगा। ये इंश्योर करने के लिए, डबल इंश्योर करने के लिए मेरा आंसर सही हो, ये आदत डाल लीजिए। एग्रीकल्चर टर्शियरी नहीं है तो ये मैं काट दूंगा। एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, तो एग्रीकल्चर इज नॉट सेकेंडरी, ये मैं काट दूंगा। उसके बाद ही मैं इसको बोलूंगा भैया इसका A ओनली होगा। इसका फायदा क्या होगा ना, ये तो क्वेश्चन सामने सामने है तो इसका चलो सही है, चलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, वहां पे आपको उन क्लोज ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। और ऐसे ही केस में अगर आपने पहला ऑप्शन देखा और आपने सीधे क्लिक कर दिया तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हर क्वेश्चन के साथ अगर आप ये हैबिट डाल लेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ये EPFO 2023 का सवाल है। विथ रेफरेंस टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर इज करेक्ट? रिटेल ट्रेड फॉल्स अंडर दी टर्शियरी एक्टिविटी। तो क्या कोई एक्टिविटी अगर हो रही है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइप की, नहीं हो रही है, कुछ होगा तो रहे नहीं हो, तो दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। पीपल रिलेटेड सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटी कम्स अंडर दी क्वार्टरनरी एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के लिए थिंकर्स एंड क्विनरी एक्टिविटीज के लिए लीडर्स, दे आर द डिसीजन मेकर्स। तो ये दिस विल कम अंडर द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, तो ये दोनों सही होंगे। अब यहां पे अगर यही क्वेश्चन क्विनरी एक्टिविटी का हो, क्विनरी लिख देता तो फिर ये इसका 1 ओनली होता। और यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। क्वार्टरनरी क्विनरी में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सा डिफरेंस याद कर लो, लीडर वर्सेस थिंकर। क्वार्टरनरी थिंकर, क्विनरी लीडर। लीडर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, पॉलिसीज बनाएगा। क्विनरी और क्वार्टरनरी वो थिंक करेगा, सोचेगा, इनोवेट करेगा।
ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन ही हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी उस हिसाब से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे इकोनॉमी किसमें डिवाइडेड है। अब देखो, मेरे को इसका आंसर सीधे सीधे तो ये पता है वैसे, बट मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं करूंगा कि भैया यही मेरा आंसर है, मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में यहां पे तो गवर्नमेंट के ओन करने वाली बात हो रही है, अभी प्राइवेट सेक्टर के या इंडिविजुअल के ओन करने की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की यहां पे प्राइमरी बात नहीं आ रही है, तो ये तो होगा नहीं। दिस सपोर्ट्स द कैपिटलिस्ट सेक्टर, दिस हियर द गवर्नमेंट इज द होल्डर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, सीजनल एंड डिस्गाइज सेक्टर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लेकिन यूज होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो यूज होता भी नहीं है ये। अभी मैं आपसे 6 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं होती, यहाँ पे इन जनरल उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही थी उसकी बात हो रही थी। देन इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो इसका सही उत्तर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन ऑफिस वर्सेज ओपन। ऑफिस में सैलरी फिक्स होती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी अच्छा रहता है, ये सारी चीज़ें होती है। दैट इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऑफिस टाइप की चीज़ें में इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओपन मार्केट में जैसे रेडी वाले, तो ना तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी होती है, ना तो वर्किंग टाइम अच्छा होता है, जनरली यहाँ पे जो सैलरीज वगैरह हैं वो उनकी काम से उन्हें कम मिलती है एटसेट्रा, उनकी कोई देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की तो बात हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं, 6 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछ लेगा, गलती करके चले आएंगे, तो ये आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? जॉब अवेलेबल ओनली इन स्पेसिफिक सीजन्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन। सीजनल, सीजन है, काम हो रहा है, लाइक लेट्स से मानसून के टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम बनाएंगे, वो पानी बरस जाएगा, तुम्हारी इमारत खराब हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो वर्कर्स हैं उनका काम भी तो छूटेगा, तो उनको और वो लोग प्राइमरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, उनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स तो होता नहीं है, कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो दैट इज दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज रिलेटेड टू द सीजन। और या फिर जो वो जॉब जो केवल स्पेसिफिक सीजन्स में ही अवेलेबल है, दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर, टूरिज्म हो गया, ऑफ सीजन में लाइक एग्रीकल्चर में भी काम नहीं होता है। देन वी हैव द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत है, छोटा सा जमीन है हमारा 1 एकड़ का, परिवार के लोग हैं 10, अब सारे लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें से शेयर नहीं मिलेगा, तो सभी को तो काम करना पड़ेगा दिखाने के लिए ही सही। बट ऐसे केस में ना आपके जो वर्क है उसकी प्रोडक्टिविटी इज 0, क्योंकि अगर किसी काम को 2 लोग कर सकते तो तीसरे पर्सन के इंक्लूड करने से उसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ गई, जो अनाज जितना उगना था उससे ज्यादा तो नहीं उगा लिया, तो जब नहीं उगा पाए तो ऐसे केस में प्रोडक्टिविटी 0 एंड देन दैट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड मतलब छुपा हुआ, यानी कि बहरूपिया टाइप का, जो तुम्हें दिख तो नहीं रहा है बट यू आर एक्चुअली इंप्लॉयड, दिखने वाले हो तुम लेकिन हो तुम अनएम्प्लॉयड, तो दिस इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, जॉब की मार्केट की डिमांड अलग है, तुम्हारा जो चीजें हैं वो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि तुम उसकी नीड फुलफिल कर सको। एआई ऑटोमेशन के साथ ये बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो लोग एआई का यूज करके एक बंदा 4 बंदों के बराबर काम कर रहा है, तो उस 3 बंदे की जरूरत क्या है, और उनसे बेहतर काम कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब जॉब की जो डिमांड है और आपकी जो स्किल है, देयर इज द मिसमैच। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, भैया हम टीसीएस में काम करते हैं, हमको लग रहा है हमको विप्रो में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, हम क्या करेंगे कि रिजाइन करके बैठ जाएंगे और हम नौकरी ढूंढते रहेंगे विप्रो में, शायद आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो वो जो गैप पीरियड होता है ना, उसको हम कहते हैं दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज ड्यू टू इट, दैट इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इट इज द टेम्पोररी फेज ड्यूरिंग जॉब ट्रांजिशन और
मार्केट एंट्री, या फिर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो एंड तभी आपके पास नौकरी नहीं, आपको मिल सकती है लेकिन मिल नहीं रही। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द जॉब लॉसेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और रिसेशन। अब आपको पता है इकोनॉमी की जो साइकिल होती है, जनरली किसी भी बिजनेस की साइकिल ऐसी ही होती है, ठीक है। बिजनेस शुरू हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अपने पीक तक गया। अब जब तक पीक तक गया तो बाहर जाहिर सी बात है उस पीक तक जाने के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत भी पड़ी होगी, हम सारा काम तो कर नहीं रहे होंगे। लेकिन एक पीक, अगर कोई चीज़ पीक तक पहुंच गई अपनी मैक्सिमम तक, तो उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो आना शुरू होगा क्या? डाउनफॉल। और जब ये डाउनफॉल आना शुरू होगा तो क्या होना शुरू होगा? ले ऑफ। लोगों को निकालना शुरू करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे दिया, अब बेटा तुम घर बैठ जाओ, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान जो ये ले ऑफ होता है, दैट इज़ द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जब ये अपने ट्रो पे जाता है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर आना शुरू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देन देयर इज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुमको मिल नहीं रही, दैट्स इट। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुमको मिल नहीं रही। एक्टिव जॉब सीकर्स सीकिंग टू फाइंड वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ट्रू? ठीक है, इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेबर इज मोर इन नंबर देन दैट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं। ये ऑफिस, अब आपको कंफ्यूजन हो तो ऑफिस वर्सेज ओपन, ये चीज़ सोचना। लेबर इज मोर, लॉजिक लगा लो। जॉब मार्केट एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओपन में भैया रेहड़ी पे बैठ के धूप में एकदम बेच रहा है, उसका जॉब कंडीशन तो अच्छा है नहीं। दे आर यूजली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ट्रेड यूनियन जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ज़्यादा मिलेंगे। वर्कर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, ये भी सही है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा एटसेट्रा। तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये एनडीए 2014 का सवाल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इनटू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड अपॉन, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। कौन ओनर है, ये एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी से निकाला गया है, ये आप समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज की बात करें तो वी हैव द कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर मैं बात करूं ओनरशिप की तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट ओन्स, प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल ओन्स, ज्वाइंट सेक्टर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ओन्स, ठीक है। तो ओनरशिप ऑफ द एसेट बेसिस यहां पे है। आउटपुट, क्या आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है? तो दीज आर कंसिडर्ड इनटू द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड द कंज्यूमर गुड्स। क्या है बेसिक और कंज्यूमर गुड्स? बेसिक इंडस्ट्रीज वो है जो वो चीजें बनाते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करके बाकी चीजें बनाते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, अब इसमें जैसे आप बिस्किट बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, दे आर द कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अब ये जो आपकी जो गाड़ियां बन रही है, जो कंपनीज बना रही हैं, उनको अपने लिए भी तो मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी बना के कौन देगा? वो आयरन एंड स्टील वाले लोग देंगे, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्री। एक और है, दिस इज द बेस्ड अपॉन द इनपुट एंड रॉ मटेरियल, आप कौन से रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। अगर आप एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो किस टाइप की इंडस्ट्रीज में होंगे आप? शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉफी एटसेट्रा। अगर आप केमिकल बेस्ड है, आपका इनपुट केमिकल है, तो आप कौन सी टाइप की इंडस्ट्री, जो कि पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक एटसेट्रा। अगर आपके जो इनपुट है वो जंगल से आ रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड हैं, तो आपकी टिम्बर, लैक, टर्पेंटाइन, पेपर, ठीक है। अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आप लेदर इंडस्ट्री, ओल इंडस्ट्री एटसेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें मेटलिक, नॉन मेटलिक आता है। मेटलिक, नॉन मेटलिक में जैसे सीमेंट, पॉटरी, मेटल यूज नहीं हुआ। मेटलिक में फेरस, दैट इज अगर आयरन का यूज हो रहा है, देन आयरन एंड स्टील वगैरह। नॉन फेरस, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। ओईसीडी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे कंपनीज आर डिवाइडेड टू, इंटरप्राइजेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एंड लार्ज
इंटरप्राइज, ठीक है। लार्ज इंटरप्राइज वो जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग होते हैं। SMEs और उसमें आते हैं माइक्रो इंटरप्राइज। अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग हैं, यू आर दी माइक्रो इंटरप्राइज। अगर आपकी इंटरप्राइज में 10 से 49 लोग हैं, देन यू आर द स्मॉल इंटरप्राइज। अगर आपके पास 50 से 249 हैं, देन मीडियम साइज इंटरप्राइज। ये डेफिनेशन बेस्ड कभी भी सवाल पूछ लेगा, आप गलत कर सकते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए। आते हैं अपने सवाल पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंटरप्राइज इनटू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड अपॉन दी ओनरशिप एसेट ऑफ दी दिस। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, OECD वाली डेफिनेशन, अगर नहीं ध्यान दिया हो तो देख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस फॉर वर्कर्स इन द इंटरप्राइज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस वाइज हम किसकी बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, ये भी हमने आपको डायग्राम दिखा दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडिया, 2022 का सवाल है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विसेज सेक्टर। सर्विस सेक्टर इज ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये तो बिल्कुल ही अब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो नीदर वन नीदर टू, ठीक है। अच्छा, पता है क्या होता है, कभी कभी इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, ये करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिख देते हैं। तो इनकरेक्ट होता तो बोथ 1 और 2 होता, दोनों गलत, इनकरेक्ट है। तो इस पर जरूर ध्यान दिया करो, कई बार मिस्टेक आपने भी कर रखी होगी, ठीक है। अगला ये सवाल EPFO 2017 का सवाल। स्टैंड अप इंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये इस बार भी थोड़ा सा ये न्यूज में है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसका मेन पर्पज है यू हैव टू एम्पावर SC, ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देंगे, बैंक सपोर्ट रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। और किस चीज के लिए देंगे, फॉर द ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस। मतलब आप ब्राउन फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो ग्रीन फील्ड का क्या मतलब होता है, यू आर वर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच। ब्राउन फील्ड क्या होता है कि ऑलरेडी इस पे काम हो रखा है, आप उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टारगेट सेक्टर सपोर्टिंग वेंचर अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग। तो प्राइमरी सेक्टर में हम नहीं काम कर रहे हैं, आपको इन सेक्टर्स में काम करना है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग, जहां पे आपको आउटपुट ज्यादा मिले, ठीक है। की बेनिफिशियरीज SC, ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आप फर्स्ट टाइम वेंचर आपका होना चाहिए, दैट इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अगर आप कोई नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज यूज कर रहे हैं तो फिर आपके उसमें एटलीस्ट 51% ओनरशिप SC, ST या फिर लेडीज की होनी चाहिए। देन कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर होगा तो भैया तुमको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, स्टैंड अप इंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन। तो फार्मिंग सेक्टर तो हो नहीं सकता, दिस दिस दिस, देन 1 हट गया, 2 3 4 इज द राइट आंसर। ये एक सवाल है, CAPF 2024 का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, UPSC 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताओ, क्रिटिकल सेक्टर कौन सी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, UPSC 2025 के लिए भी, CAPF 2024 में पूछा गया है। यू शुड नो द आंसर, चेक इट आउट एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने चीजें सीखी हो, तो वीडियो को जरूर अपने किसी ना किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। यार देखो, सीधी सी बात है, इन क्वेश्चंस को अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके एंड मल्टीपल एग्जाम्स को में से UPSC रिलेवेंट क्वेश्चंस निकाल के प्रेजेंट करने में वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड आप इस एफर्ट्स को, इन वीडियोस को देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में गलती ना करें। आज आपने कई सारी चीजें सीखी होंगी, आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। अब इन एग्जांपल्स को आपका को खुद से भी चेक करना है, तो आप इस पे रजिस्टर कर लीजिए फ्री मॉक्स के लिए CSCtopper.com पे, एंड वहां पे जाके रजिस्टर करने के बाद इन क्वेश्चंस को टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितनी चीजें याद हैं। वहां पे हमने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम इसे डाल देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी ये इकोनॉमी का वीडियो है, ज्योग्राफी का वीडियो भी आने वाला है, एंड इकोनॉमी के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर अप करेंगे। सो एंड कमेंट सेक्शन में
जो 3 सवाल मैंने आपको दिए उनके आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, देखो क्या होता है ना कि हम पढ़ते समय एक पैसिव लर्नर की तरह पढ़ना पसंद करते हैं, तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ नॉलेज है, वो यहां से ऐसे आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना माइंड नहीं लगाओगे, अगर आप क्वेश्चंस पे अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको उतना फायदा उसका होगा नहीं। आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी एक्टिवली लर्न करना पड़ेगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस में गलती ना करें, ताकि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, और उसके लिए आपका एफर्ट्स मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।